स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि Oracle EBS के लिए ब्लिट्ज रिपोर्ट कैसे स्थापित करें। ब्लिट्ज रिपोर्ट की स्थापना हमारे वेब पेज nginetics.com पर स्थापना गाइड में वर्णित है। तो यदि आप यहां ब्लिट्ज रिपोर्ट पर जाएं और फिर स्थापना गाइड, आप यहां सभी विस्तृत इंस्टॉलेशन चरणों की सूची पा सकते हैं। तो सबसे पहले पूर्वापेक्षाएं, फिर स्थापना और फिर स्थापना के बाद की सेटअप, और अंत में समस्या निवारण के लिए भी एक अनुभाग है यदि आपको इंस्टॉलेशन लॉग में कोई चेतावनी मिलती है, उदाहरण के लिए। और परिचय अनुभाग में हमें कदमों का उच्च स्तर का अवलोकन मिलता है। ये सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा और फिर Oracle से AD स्प्लाइस प्रक्रिया के माध्यम से कस्टम एप्लीकेशन बनाना होगा, इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट चलाना, और फिर आपके वर्तमान सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन चरणों की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी। उदाहरण के लिए, अगर आप इंटीग्रेटेड SOA गेटवे का पहले से उपयोग कर रहे हैं तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं होगी, और वो कस्टम PLL समान है। इसलिए यदि आपके पास पहले से ही किसी कस्टम PLL में संशोधन है तो आपको ब्लिट्ज रिपोर्ट इंस्टॉलेशन लॉग में एक चेतावनी दिखाई देगी और फिर आपको वहाँ कुछ परिवर्तन मैन्युअली भी लागू करने की आवश्यकता होगी। और अंत में एप्लीकेशन सेटअप है, जो मुख्यतः ब्लिट्ज रिपोर्ट के लिए एक्सेस प्रोफाइल विकल्प को सेट करना है ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि किस उपयोगकर्ता को ब्लिट्ज रिपोर्ट की किन किन कार्य क्षमताओं तक पहुंच है। और फिर ब्लिट्ज रिपोर्ट को नेविगेशन मेनू में जोड़ना भी शामिल है, और वहाँ कुछ अतिरिक्त एप्लीकेशन सेटअप हैं। तो चलिए पहले सॉफ्टवेयर के डाउनलोड से शुरू करते हैं। तो हम डाउनलोड पेज पे जाते हैं और डाउनलोड फॉर्म भरते हैं। मेरे पास सब कुछ पहले से ही ऑटो कंप्लीट है। कंपनी का नाम ठीक है। सो एक बार जब आपने इस फॉर्म को जमा कर दिया, आपको डाउनलोड लिंक के साथ एक ईमेल प्राप्त होगा। जब आप यहाँ उस ईमेल लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये स्वचालित रूप से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देगा। मैंने ये पहले कर लिया है और उसे रखा है। डाउनलोड की गई फाइल को एप्लीकेशन सर्वर पर एक नए फोल्डर nginx में रखें। तो स्क्रिप्ट को एप्लीकेशन मालिक एप्पल मैनेजर के रूप में हमारे वातावरण पर चलाना होगा, और इसलिए मैंने आपके होम डायरेक्टरी में nginx नामक एक सब फोल्डर बनाया और फाइल को वहाँ रखा। तो चलिए सबसे पहले इंस्टॉलेशन गाइड पे वापस चलते हैं। तो ये पहला कदम होगा, हमने डाउनलोड किया है। पहला कदम होगा AD स्प्लाइस के माध्यम से एक कस्टम एप्लीकेशन बनाना, और प्रक्रिया यहाँ वर्णित है। हम AD स्प्लाइस Oracle मानक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं और इसके लिए नियंत्रण फाइलें बनाने की आवश्यकता होती है, जो उदाहरण के लिए ये परिभाषित करती हैं कि कौन सा एप्लीकेशन बनाया जा रहा है और कौन से एप्लीकेशन ID इस्तेमाल किए जा रहे हैं आदि। और हमने पहले ही ये नियंत्रण फाइलें तैयार कर ली हैं। तो वे टेक्स्ट फाइलें हैं जिन्हें एप्पल शीर्ष व्यवस्थापक निर्देशिका में रखना होता है। तो पहला कदम होगा हमारे ब्लिट्ज रिपोर्ट फाइल को अनजिप करना। तो मुझे यहाँ जाना है। तो यहाँ ये वो फोल्डर है जहाँ हमने डाउनलोड की गई फाइल रखी है। तो चलिए इसे अनजिप कर लेते हैं। फिर ये एक फ़ोल्डर बनाता है और हम उस फोल्डर पर नेविगेट कर सकते हैं। और यहाँ अब मुझे इसे WinCP पे करने दें, फिर ये आसान है। यहाँ बनाए गए फ़ोल्डर में हमारे पास एक सब फोल्डर है जिसका नाम AD स्प्लाइस है, और इस सब फोल्डर में हमारे पास फिर इन नियंत्रण फाइलों में फिर एप्लीकेशन ID और अधिक जानकारी होती है कि कौन सा एप्लीकेशन बनाया जाना चाहिए। हम फिर निर्देशों का पालन करेंगे। यहाँ से कंट्रोल फाइल्स को एप्पल टॉप एडमिन डायरेक्टरी में कॉपी करने के लिए उस डायरेक्टरी में बदलें और AGS स्प्लाइस चलाएं। इस वातावरण में यहाँ मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास AG स्प्लाइस है, हमारे पास XCN एप्लीकेशन पहले ही बनाया गया है। तो मैं बस प्रक्रिया समझाता हूँ। तो एक बार जब आपने इसे कॉपी और रन कर लिया, ADB स्प्लाइस ये कुछ प्रश्न पूछेगा। आप सभी को एंटर के साथ पुष्टि कर सकते हैं। बीच में ये ऐप्स पासवर्ड और सिस्टम पासवर्ड पूछेगा, और अंत में ये पूछेगा कि क्या आप पर्यावरण फाइलें बनाएं, पुनः बनाएं। और फिर जब आप एंटर से पुष्टि करें, जिसका अर्थ है हाँ, तब ऑटो कॉन्फ़िग स्वतः चल जाएगा। और ऑटो कॉन्फ़िग तब सभी पर्यावरण फाइलें उत्पन्न करेगा, और नए पर्यावरण को स्रोत करने के लिए आप सबसे आसान तरीका ये होगा कि बस लॉग आउट करें और फिर से लॉग इन करें, और फिर आप जांच सकते हैं कि नया कस्टम एप्लीकेशन आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है या नहीं, कॉन्टेक्स्ट। और अंत में हम एप्लीकेशन टियर सेवाओं को शुरू, बंद और पुनः शुरू करेंगे। ये नई एप्लीकेशन को समवर्ती प्रबंधक और एप्लीकेशन सर्वर द्वारा
मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। और ये पुनरारंभ भी एक कारण है कि हमारे कुछ ग्राहक एक अलग ग्राहक एप्लीकेशन नहीं बनाते हैं, क्योंकि यदि आप यहाँ परिचय में देखें कि जिस क्या कोई कस्टम एप्लीकेशन चरण की सिफारिश की जाती है, लेकिन यह एक वैकल्पिक चरण है। तो अगर उदाहरण के लिए आप आसान से ब्लिट्ज रिपोर्ट के लिए डाउन टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे कुछ ग्राहक ऐसे हैं जिन्हें सर्वर 24 घंटे चलाना होता है और डाउन टाइम की योजना बनाना बहुत कठिन है, तो ये भी संभव है कि ब्लिट्ज रिपोर्ट को पहले से मौजूद कस्टम एप्लीकेशन में इंस्टॉल किया जाए और फिर आपको डाउन टाइम पे एक एप्लीकेशन सर्वर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऑटो कॉन्फ़िगर चलने के बाद आपको इन एप्लीकेशन सेवाओं को पुनरारंभ करने की आवश्यकता होगी। तो ये एडी स्प्लाइस प्रक्रिया है और कस्टम एप्लीकेशन बन जाने के बाद हम चलो परिचय पर वापस चलते हैं। हम तब इंस्टॉलेशन चलाएंगे। तो इंस्टॉलेशन बस चलाना है स्क्रिप्ट install.h जो इसी फोल्डर में है। देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट है, आइए इसे रन करते हैं और ये एप्स पासवर्ड मांगेगा। ये सिस्टम पासवर्ड और वेब लॉजिक सर्वर पासवर्ड भी मांग सकता है। आपके एप्लीकेशन सर्वर वर्जन और आपके इंटीग्रेटेड स्टोर गेटवे कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। तो ये इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट खुद ही ये ब्लिट्ज रिपोर्ट के लिए डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स बनाती है। ये एप्लीकेशन सेटअप को लोड करती है। उदाहरण के लिए प्रोफाइल विकल्प, कॉन्करेंट मैनेजमेंट, कॉन्करेंट प्रोग्राम परिभाषाएं और साथ ही कस्टम ब्लिट्ज रिपोर्ट फंक्शंस को भी लोड करती है। और फिर ये यूज़र इंटरफेस घटकों को लोड करता है। उदाहरण के लिए ये फॉर्म को संकलित करता है और पुरानी फ्रेमवर्क पेजों को भी लोड करता है, क्योंकि ब्लिट्ज रिपोर्ट के पास एक फॉर्म संस्करण और एक पुराना फ्रेमवर्क HTML यूज़र इंटरफेस संस्करण भी है। और फिर अंत में ये लोड करता है वेब सेवा घटक जो अपलोड कार्यक्षमता और वित्तीय विवरण उत्पन्न करने की कार्यक्षमता के लिए आवश्यक हैं। और ये फिर हमारे सभी सीरियल रिपोर्ट्स को भी लोड करता है। तो ब्लिट्ज रिपोर्ट के साथ शुरू में ही लगभग 500 से अधिक रिपोर्ट्स आती हैं और वे भी लोड हो जाती हैं। ठीक है, तो जब तक ये चल रहा है मुझे स्थापना गाइड पर वापस जाने दें और एकीकृत SOA गेटवे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा और समझाएं, क्योंकि कई ग्राहकों के लिए ये अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं है और इसीलिए हमारे पास इस लिंक के पीछे एक खंड है जो बताता है कि क्या करना है। इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट स्वचालित रूप से ये पता लगाएगी कि आपके सिस्टम पर क्या करना है। उदाहरण के लिए ये पैच सेट स्तर का पता लगाती है और यदि पैच सेट स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं है तो ब्लिट्ज रिपोर्ट की इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट में यह चेतावनी दिखाती है कि कौन सा पैच लागू करना होगा। तो फिर आप इसे यहाँ इस ब्लॉक का पालन करेंगे और सूचीबद्ध पैच को लागू करेंगे और पैच लागू होने के बाद एक कदम चलाना होता है। वह ये कहाँ है? स्वयं विन्यास स्क्रिप्ट। तो ओरेकल के पास इंटीग्रेटेड SOA गेटवे के लिए एक विन्यास स्क्रिप्ट है जो स्क्रिप्ट का समर्थन करती है और इसके लिए डाउन टाइम की आवश्यकता होती है। वैसे इसलिए इसके लिए आपको डाउन टाइम की योजना बनानी होगी, क्योंकि इसके लिए एप्लीकेशन सेवाओं का रीस्टार्ट भी आवश्यक होता है। तो आपको पैच लागू करें, इस पोस्ट स्क्रिप्ट को चलाएं और तब आमतौर पर एक वैश्विक उपयोगकर्ता बनाएं। ये वैश्विक उपयोगकर्ता केवल बिना किसी जिम्मेदारी के बनाया जाना चाहिए। ये उपयोगकर्ता किसी कारणवश आवश्यक होता है। इसे ओरेकल नोट में भी समझाया गया है। यह आवेदन पर लॉगिन करने के लिए कभी उपयोग नहीं होता, इसे बस वहाँ होना ज़रूरी है। तो कोई जिम्मेदारियों की आवश्यकता नहीं है, बस सक्रिय रहना है और पासवर्ड समाप्ति नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही। एंड उसके बनने के बाद हमें उस ग्लोबल यूज़र के लिए वर्कफ्लो डायरेक्टरी सर्विसेज रोल वैलिडेशन चलाना होगा। तो ये एकीकृत SOA गेटवे कॉन्फ़िगरेशन है। और दूसरी बात, चलो वापस इंस्टॉलेशन गाइड पे चलते हैं। अगला कदम जिसे अक्सर ग्राहकों के लिए आवश्यक माना जाता है वह है कस्टम PLL का एक अपडेट, क्योंकि यदि आप कभी भी किसी कार्यक्षमता के लिए कस्टम PLL का उपयोग नहीं करते हैं तो हमारी स्थापना स्क्रिप्ट स्वचालित रूप से आवश्यक परिवर्तन जोड़ देगी। लेकिन कई ग्राहक पहले से ही अन्य उद्देश्यों के लिए कस्टम PLL का उपयोग करते हैं और फिर फॉर्म बिल्डर के माध्यम से मैनुअल अपडेट की आवश्यकता होती है। और DBA आमतौर पर इन फॉर्म्स डेवलपर और फॉर्म्स बिल्डर टूल्स तक पहुंच नहीं रखते हैं और इस कारण से हम अक्सर अपने ग्राहकों के लिए कस्टम PLL अपडेट करते हैं। तो अगर आपके पास इसे करने के लिए डेवलपर तक आसानी से पहुंच नहीं है तो हम इसे करने में काफ़ी खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल है। तो अगर आपके पास फॉर्म्स बिल्डर इंस्टॉल है तो आप एक कस्टम PLL खोलेंगे और फिर आप XXE एंड लाइब्रेरी जोड़ेंगे। आप इसे संलग्न करेंगे और एक बार ये जोड़ दिया जाने के बाद
यहाँ इस कोड लाइन को इवेंट्स रूटीन में जोड़ना होता है एच कस्टम पैकेज बॉडी की इवेंट्स प्रक्रिया में, और अंत में कस्टम पीएलएल को संकलित करने की आवश्यकता होती है। तो संकलन कमांड यहाँ चरण 5 में है, और अगर आपको मदद की आवश्यकता है तो आप हमें कस्टम पीएलएल भेज सकते हैं, या तो ईमेल द्वारा, या आप हमारे समर्थन पृष्ठ पर जा सकते हैं और फिर समर्थन फॉर्म भर सकते हैं, या आप यहाँ चैट आइकन का उपयोग भी कर सकते हैं। ये आमतौर पर सबसे तेज़ होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि स्थापना कितनी दूर तक पहुँच चुकी है। तो ये अभी भी चल रही है, ये अब भाषा स्थापना के चरण कर रहा है, ये लगभग समाप्ति पर है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी भाषाएं स्थापित की हैं। इन भाषा स्थापना, भाषा विशेष चरणों को भी चला सकते हैं। तो इस प्रणाली में हमारे पास कई भाषाएं स्थापित हैं। आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए मेरा ख्याल है कि ये पारंपरिक चीनी है, और हाँ, अगर आपके पास अधिक भाषाएं हैं तो ये थोड़ा अधिक समय लेगा, लेकिन ये लगभग पूरा होना चाहिए क्योंकि ये अंतिम चरणों में से एक है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब अंत में ये स्थापना का सारांश लिखता है जो यहाँ है। ओह रुको, तो यहाँ पर और हमें कोई चेतावनी या कोई त्रुटियाँ नहीं दिख रही हैं, जो अच्छा है। हमें केवल ये संदेश दिखता है कि हमें मिडिल टियर कैश को क्लियर करना चाहिए प्रयोगात्मक प्रशासक जिम्मेदारी का उपयोग करके। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इंस्टॉलेशन गाइड पे वापस जा सकते हैं। एंड ये कहाँ था, और अगले चरण पर जाएं, आवेदन सर्वर की ओर। तो अब हम सबसे पहले कैश साफ करना होगा। फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से मध्य श्रेणी का कैश साफ करें। तो चलिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आवेदन में लॉगिन करें और फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटर पर जाएं और कैश को साफ करें। कोर सेवाएं, कैशिंग फ्रेमवर्क, वैश्विक विन्यास, सभी कैश साफ करें। हाँ, वही है। फिर चलो घर वापस चलते हैं। और अगला कदम होगा, अब हम एप्लीकेशन सेटअप शुरू कर सकते हैं। अगला कदम होगा BLITZY पोर्ट एक्सेस प्रोफाइल विकल्प सेट करना, यह निर्धारित करने के लिए कि किन उपयोगकर्ताओं को विकास स्क्रीन तक पहुंच होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, ठीक है, चलिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में लॉग इन करें और सीधे सिस्टम प्रोफाइल विकल्पों पर जाते हैं। हम ब्लिट्स रिपोर्ट एक्सेस खोजेंगे। आप बस ब्लिट्स प्रतिशत और एसआई एडमिन टाइप कर सकते हैं। हमारे पास कई ब्लिट्स रिपोर्ट प्रोफाइल विकल्प हैं, और जिसे हमें खोजना है वो है ब्लिट्स रिपोर्ट एक्सेस। डिफ़ॉल्ट रूप से ये यूज़र ऑन साइट वैल्यू पर सेट होता है, जिसका मतलब है कि हर यूज़र का डिफ़ॉल्ट केवल यही है। ये सबसे निचला एक्सेस स्तर है। इसका मतलब है कि वे ब्लिट्स रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे सेटअप स्क्रीन तक पहुंच नहीं सकते। उदाहरण के लिए SQLs को संशोधित करने के लिए आपके पास या तो डेवलपर या सिस्टम एक्सेस होना चाहिए। सिस्टम सबसे उच्च एक्सेस है, इसलिए सिस्टम एक्सेस अपलोड कार्यक्षमता को संशोधित करने की अनुमति देता है। अब मैं सिस्टम एडमिन के रूप में लॉग इन हूँ, इसलिए मैंने खुद को उच्चतम एक्सेस सिस्टम दिया है। बस इतना ही। और क्या, तो वह पहला कदम था। अगला कदम होगा ब्लिट्स रिपोर्ट फंक्शन को सभी एप्लीकेशन मेनू और कार्यक्रम को अनुरोध समूहों में जोड़ना, और यह अपडेट मेनू प्रविष्टियों संवर्ती कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। तो ये भी सिस्टम प्रशासक में है। तो हम व्यू रिक्वेस्ट पर जाएंगे, एक नया अनुरोध जमा करें और नाम है ब्लिट्स रिपोर्ट। मेनू प्रविष्टियों को अपडेट करें, और ज़्यादातर मामलों में, अधिकांश मामलों में इसे केवल डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ इस तरह चलाया जा सकता है। लेकिन हमारे पर्यावरण में, क्योंकि ये परीक्षण प्रणाली है, मैं इसे नेविगेटर की टॉप 10 सूची में दाईं ओर भी रखना चाहूँगा, क्योंकि फिर इसका उपयोग करना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। क्योंकि तब हम कीबोर्ड पर एक नंबर, एक कुंजी का उपयोग करके ब्लिट्स रिपोर्ट्स तक पहुँच सकते हैं। तो वह चल रहा है। आमतौर पर इसमें इतना समय नहीं लगता, शायद कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का समय लगता है, मुझे लगता है। और जब ये चल रहा है, हम अगले चरण को देख सकते हैं। तो वह कंकरेंट मैनेजर वर्क शिफ्ट होगा। ये तीसरा चरण होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से कंकरेंट मैनेजर उन्नत
इसकी स्लीप टाइम 30 सेकंड है और ये बहुत धीमा है और उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए। हम कॉन्करेंट मैनेजर पर जाएंगे और फिर हम मानक प्रबंधक में बदलाव करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट रूप से ब्लिट्स रिपोर्ट्स स्टैंडर्ड मैनेजर के तहत चलती हैं और यहाँ पर हम स्लीप टाइम को 5 सेकंड में बदलेंगे। ये न केवल ब्लिट्स के लिए बल्कि सर्वर पर अन्य सभी प्रोसेस को भी तेज़ चलने में लाभकारी होता है। इसलिए सामान्यतः ये एक अनुशंसित सेटिंग होती है, न केवल ब्लिट्स रिपोर्ट के लिए। और यदि आपके पास बहुत बड़ा सिस्टम है तो आप ब्लिट्सी पोर्टलेट के लिए एक अलग मैनेजर बनाना चाह सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये केवल तब होता है जब आपके पास हज़ारों उपयोगकर्ता हों, तब ये प्रासंगिक हो सकता है। तो हमने वह कदम कर लिया है और आखिरी वाला है कदम नंबर 4 को शेड्यूल करने के लिए। अगला ब्लिट्जी पोर्ट मॉनिटर समवर्ती प्रोग्राम को शेड्यूल करने के लिए। ब्लिट्जी पोर्ट मॉनिटर समवर्ती प्रोग्राम ब्लिट्ज रिपोर्ट लाइसेंस से निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं को हटाना आवश्यक है। तो ब्लिट्ज रिपोर्ट, यदि आपके पास लाइसेंस संस्करण है तो आपके पास उपयोगकर्ताओं की संख्या सीमित होती है, और यदि किसी उपयोगकर्ता की अंत तिथि लाइसेंस से पहले होती है तो उसे किसी और द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को चलाना होगा। तो हम इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो हम फिर से रिक्वेस्ट देखने के लिए जाते हैं, फिर एक नया अनुरोध सबमिट करें। ठीक है, और प्रक्रिया का नाम है मॉनिटर की रिपोर्ट करें। हम इसे डिफ़ॉल्ट के साथ चलाते हैं और इसे हर दिन शेड्यूल करते हैं। ठीक है, बस स्थापना गाइड पे वापस जाएं। तो अंतिम चरण लाइसेंस कुंजी है। तो यदि आपके पास लाइसेंस प्राप्त संस्करण है तो आप लाइसेंस की विंडो पर जा सकते हैं और यहाँ अपना लाइसेंस कुंजी अपडेट कर सकते हैं। पहली इंस्टॉलेशन में ब्लिट्जी पोर्ट स्वचालित रूप से टेस्ट लाइसेंस कुंजी, एक परीक्षण लाइसेंस कुंजी इंस्टॉल करता है जो 3 महीने के लिए मान्य है और 10 उपयोगकर्ताओं तक सीमित है। तो हमें अब ब्लिट्जी पोर्ट देखना चाहिए। वैसे आपने पहचान लिया होगा कि यहाँ पहले से ही एक नया एग्जिट आइकन है, लेकिन ये ग्रे आउट है क्योंकि हमने जब इस जिम्मेदारी को खोला हमारे पास ब्लिट्ज रिपोर्ट मेन्यू एंट्री अपडेट समवर्ती प्रोग्राम रन नहीं था। और अगर आप ये एग्जिट आइकन पहले से देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कस्टम पीएलएल परिवर्तन सफल रहा। तो हम अब जिम्मेदारी बदल सकते हैं। मान लीजिए हम किसी एक पर जाते हैं, कहें कागजात, पेपर्स मैनेजर, और फिर हम एक ब्लिट्जी हिस्सा खोल सकते हैं और यहाँ हमारे पास रिपोर्ट्स की सूची है। सबसे पहले देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। चलो कुछ बहुत सरल चलाते हैं। मान लें यदि कोई एप्लीकेशन है तो ये एक बहुत छोटी रिपोर्ट है और यहाँ आप स्थिति लंबित देख रहे हैं। अब ये चल रहा है और जब आउटपुट पूरा हो जाता है ये अपने आप खुल जाता है और ये ठीक दिखता है।
तो इसने एक्सेल जनरेट किया। इसका मतलब है ब्लिट्स रिपोर्ट काम कर रही है। और अब आओ लाइसेंस की दिखाएं। क्योंकि मैंने खुद को सेट किया है, मुझे रन विंडो पे लौटने दें। मैंने खुद को प्रोफाइल विकल्प के माध्यम से एक डेवलपर के रूप में सेट किया है, इसीलिए हमारे पास यहाँ सेटअप बटन है। तो उपयोगकर्ता आमतौर पर इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने सेटअप प्रोफाइल विकल्प सेट किया है। हम सेटअप स्क्रीन एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ टूल्स के अंतर्गत हम लाइसेंस की जानकारी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रायल लाइसेंस इंस्टॉल है, जो जुलाई के अंत तक वैध है। तो ये सब कुछ ठीक है। और अब आखिरी हिस्सा जिसे हमें परीक्षण करना चाहिए वह है कि क्या एकीकृत स्टोर गेटवे काम कर रहा है। और वह है कि हम एक अपलोड के माध्यम से परीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ दाईं ओर हमारे पास श्रेणियाँ हैं। हम अपलोड श्रेणी का चयन कर सकते हैं और उदाहरण के लिए चलिए एपी इनवॉइस अपलोड का परीक्षण करते हैं। एंड वही चाहिए। चलो देखते हैं कि क्या हमारे पास सही जिम्मेदारी है। यहाँ एक संचालन है, बैच नाम। चलो सबसे अच्छे बैच का नाम टेस्ट करते हैं और इसे चलाते हैं। यहाँ आप फिर से स्टेज देख सकते हैं, पेंडिंग, रनिंग, और यह आउटपुट फाइल तैयार करता है। और अब क्योंकि ये अपलोड हो रहा है, ये एक मैक्रो सक्षम फाइल है, इसलिए ये एक्सेलएसएम है। आपको ये कार्यात्मकता उपयोग करने के लिए मैक्रो सेटिंग्स सक्षम करनी पड़ सकती हैं। तो अब हमारे पास इनवॉइस प्रकार है। उदाहरण के लिए इसमें मूल्य की एक सूची है, इसलिए हम ये तीर देखते हैं। और ये देखने के लिए कि ये काम कर रहा है या नहीं, हम डबल क्लिक कर सकते हैं या एंटर कुंजी दबा सकते हैं। और हमें अब देखना चाहिए कि सब कुछ सही तरीके से स्थापित है या नहीं। हमें अब मानों की सूची देखनी चाहिए। हाँ, हम यहाँ इनवॉइस प्रकार देखते हैं, या उदाहरण के लिए हम आपूर्तिकर्ता दर्ज कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि यदि आप इस मूल्यों की सूची देखते हैं तो इसका मतलब है कि एकीकृत एसओआई गेटवे काम कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि ब्लिट्स रिपोर्ट सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो गया है और उपयोग के लिए तैयार है। और यदि आपको कोई समस्या होती है तो आमतौर पर आपको यहाँ इंस्टॉलेशन लॉग में एक चेतावनी दिखाई देगी। और ऐसी स्थिति में कृपया हमें पूरा लॉग फाइल भेजें और एक जिप फाइल बनाई जाती है। रैंक वो दिखा दूं ओ उस तरीके से। तो उस फोल्डर में एक जिप फाइल बनाई गई है, इंस्टॉलेशन फोल्डर में। उसमें सब यहाँ ये वाला, इस जिप फाइल में वो सारे लॉग होते हैं जिनकी हमें समस्या का विश्लेषण करने के लिए आवश्यकता होती है। और आप इस फाइल को सपोर्ट चैट के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं। तो आप बस यहाँ हमारी वेब पेज पर जाइए। आप यहाँ एक टिकट डाल सकते हैं, या आप यहाँ चैट आइकन का भी उपयोग कर सकते हैं, और फिर हम समस्या का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ब्लिट्स रिपोर्ट स्थापना। देखने के लिए धन्यवाद।